आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के काशीबुग्गा स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ की घटना सामने आई है, जिसमें 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, वहीं कई अन्य घायल हो गए। इनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हादसे पर दुख जताया है। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। श्रीकाकुलम जिले में काशीबुग्गा स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एकादशी के अवसर पर आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा होने लगी थी। मंदिर में भक्तों से खचाखच भरा हुआ था। इस बीच अचानक वहां भगदड़ बढ़ गई। कई लोग नीचे गिर गए और दब गए। जो भी श्रद्धालु नीचे गिरे वे दोबारा ऊपर नहीं उठ सके। भीड़ उनके ऊपर भागते हुए गुजर गई। उस वक्त मंजर इतना भयानक था कि चारों तरफ हाहाकार मच गई। हालांकि मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट आबिद के साथ सोनू अरोड़ा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। सीमांत जनपद चमोली के तपोवन क्षेत्र में धौली गंगा में झील बनने की सूचना के बाद प्रशासन हरकत में आया है। शासन की ओर से एक टीम मौके पर भेजी गई है और जिलाधिकारी चमोली गौरव कुमार ने कहा कि पिछले इतिहास को देखते हुए इस मामले को गंभीरता से लिया गया है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि विगत दिनों जो आपदा आई थी उसके बाद जो मलबा था वो धौली गंगा में आ गया था और बड़ी मात्रा में यहाँ पे मलबा जमा होने से पानी एकत्रित हो गया था। बीआरओ और प्रशासन के द्वारा उस मलबे को हटाकर यहाँ पे स्थितियाँ सामान्य कर दी गई थी। हालांकि अभी भी पानी जमा है, लेकिन इसमें किसी तरह के खतरे की कोई आशंका नहीं है। झील तमक नाले के आसपास बनी हुई है, जिससे कि जो पहले ऊपर से जो फ्लड आया था उससे वो पूरी तरह से पानी रुका हुआ है। वहाँ पर ज़्यादा नहीं रुका हुआ है, धीरे धीरे से वो बह रहा है नीचे की तरफ और मुझे नहीं लगता कि इससे कोई खतरा होगा। क्या झील से रिसाव हो रहा है? बहुत ज़्यादा रिसाव हो रहा है, उससे कोई खतरा होने के वो नहीं है। उसमें कोई नुकसान नहीं सर। ये झील बना हुआ है। अभी जो आपदा आई थी बीच में, उसके चक्कर में वो पुल जो है पुल टूट के जो उसको नदी में अटक गया है और पानी फंसा हुआ है, रुका हुआ है। अभी बीआरओ भी और कंपनी भी लगा हुआ है साफ करने में, कुछ समय में हो जाएगा। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि हर तरह की तह से जांच करते हुए इस मामले का समाधान किया जाएगा। सुरेंद्र रावत, न्यूज स्टेट चमोली। जयपुर के मानसरोवर इलाके में नीरजा मोदी स्कूल, जहां 6ठी क्लास में पढ़ रही अमायरा जो कि 12 साल की है, उसने स्कूल की ही 4थी मंजिल पर जाकर के वहां से कूद करके अपनी जान दे दी। उसके बाद में जैसे ही वो यहां पर कूदी थी उसको भर्ती करवाने के लिए मेट्रोमास अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। ये तस्वीरों में आप जो देख पा रहे हैं 4थी मंजिल, जहाँ की जो रेलिंग है इसके ऊपर अमायरा गई थी, सीढ़ियों से चढ़कर वहाँ पर पहुँची और वहाँ कुछ देर के लिए वो रेलिंग पर बैठी रही और उसके बाद में वो रेलिंग से नीचे कूद गई और नीचे आकर के जो ये झाड़ियां आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इन्हीं झाड़ियों के पास आकर के वो नीचे गिरी थी। और गिरने के बाद में उसका शरीर ऐसा हो गया कि चिकित्सकों ने बाद में बताया कि उसको देख पाना भी बड़ा मुश्किल था। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात इस पूरे मामले में ये रही कि पुलिस यहाँ पर पहुँची, एफएसएल की टीम यहाँ पर पहुँची, उससे पहले ही जो ये स्कूल प्रशासन है उन्होंने यहाँ की सफाई करवा दी थी। यहाँ का जो ये आंगन है, आसपास की जो ये गीली ज़मीन अभी आप देख पा रहे हैं, ये पूरी ज़मीन को यहाँ पर धुलवा दिया गया था, जिससे कि बाद में एफएसएल की जो टीम पहुँची थी उसको भी पूरी तरह से साक्ष्य नहीं मिल पाए। हालाँकि यहाँ पर मार्किंग की गई एफएसएल की टीम की तरफ से, जो तस्वीरों में आप यहाँ पर सीढ़ियों पर वो मार्किंग देख पा रहे हैं। लेकिन जो लड़की गिरी थी उसका कुछ सामान इधर गिरा और बाकी जो उसका शरीर था इन झाड़ियों में आकर के गिरा, जिसे बाद में मेट्रोमास अस्पताल में ले जाकर भर्ती करवाया गया। जो द्वारका अपार्टमेंट है मानसरोवर का, उसमें ये लड़की रहती है। उसकी जो माँ है अभी भी लगातार यही पुकार रही है कि मेरी बच्ची को वापस लौटाया जाए। उसके पिता हैं वो बेसुध हैं, अभी भी बोल पाने की स्थिति में नहीं है। बच्ची का जो शव है उसको मोर्चरी में भिजवा दिया गया है, जहां पर शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, हैरानी की बात यही है कि आखिर बच्ची के गिरने के बाद में पुलिस को सूचना देने की बजाय जो स्कूल प्रशासन है उन्होंने यहाँ पर साफ सफाई क्यों करवा दी थी? क्यों एफएसएल टीम के आने से पहले यहाँ जो दाग धब्बे लगे थे, जो ब्लड के निशान थे, उन्हें क्यों धुलवा दिया गया? पुलिस इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करके अब मामले की जांच में जुटी हुई है। आज दिल्ली दिवस है, जिसका भव्य आयोजन लाल किले के बाहर किया जा रहा है। 9 राज्यों के व्यंजन और बाकी सामान दिल्ली वालों को देखने को मिलेगा। दिल्ली दिवस पर दिल्ली के ही सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा
और कहा कि राजधानी दिल्ली का पुराना गौरवशाली वैभव और इतिहास दोबारा से स्पष्ट होना चाहिए। यानी संकेत साफ है कि दिल्ली का नाम दिल्ली से बदलकर अब इंद्रप्रस्थ किए जाने का समय आ गया है। यही मांग सांसद ने गृह मंत्री से की और कहा कि न सिर्फ दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ किया जाए बल्कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम भी इंद्रप्रस्थ जंक्शन रखा जाए। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यानी IGI को भी इंद्रप्रस्थ हवाई अड्डे के नाम से अब पहचाना जाए। ये मांग प्रवीण खंडेलवाल ने अमित शाह के सामने रखी है। कैमरा सहयोगी संजय शर्मा के साथ राहुल डबास, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली। बसपा प्रमुख मायावती ने आज पिछड़े समाज के लोगों के साथ बैठक की और इस बैठक में ये संदेश दिया कि किस तरह से जब बसपा की सरकार थी तो उन्होंने पिछड़ों के लिए काम किया, दलितों के लिए काम किया और यही काम का जो संदेश है उनको कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में ले जाना है और जनता के बीच में जाकर ये उन्हें समझाना है कि पिछड़ों के लिए लगातार बहुजन समाज पार्टी संघर्ष करती रही है और जब मौका मिला तो उनके लिए काम भी करती रही है। बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे थे बैठक के लिए। क्या निर्देश मिला आप लोगों को? जी, क्या निर्देश मिला? वही भाईचारा बनाना है हम लोगों को। 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना है। पिछड़ों को जोड़ेंगे आप लोग? पिछड़े तो बहुत पहले से जुड़े थे, बीच में थोड़ा इधर उधर हो गया था, वो हमारे साथ ही हैं, फिर हमारे साथ ही आएंगे। ठीक है, आप लोग भी क्या मैसेज मिला अंदर से? देखिए बहन जी, 2027 फतह करने के लिए आज भाईचारा जो सामाजिक परिवर्तन है 2007 में आपने देखा होगा, उसी पे काम करने के लिए बोला है बहन जी ने। OBC समाज की मीटिंग बुलाई है, हमें छोटी छोटी बैठकें करके गांव में OBC समाज को जोड़ना है। ठीक है, छोटी छोटी बैठकें करनी है, समाज के लोगों को जोड़ना है ताकि बहुजन समाज पार्टी को और मजबूत किया जा सके, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को संगठन में जोड़ा जा सके। दरअसल जो बैठक पिछली हुई थी उस बैठक में भी यही संदेश दिया गया था अल्पसंख्यक समाज के साथ, खास करके मुस्लिम समाज के साथ जो थी। बहुजन समाज पार्टी इस समय अपनी चुनावी रणनीति में पूरी तरीके से सक्रिय हो गई है। बसपा प्रमुख मायावती एक के बाद एक संगठन के तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रही है, उसे ये मंत्र दे रही है कि किस तरह से 27 के चुनाव में तैयारी करनी है और किस तरह से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी है। लखनऊ से वीडियो पुराना के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। लखनऊ में भाजपा की आज एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि ये बैठक मतदाता पुनरीक्षण को लेकर थी। गौरतलब है कि चुनाव आयोग की तरफ से भी उत्तर प्रदेश में SIR यानी कि मतदाता पुनरीक्षण का जो काम है वो शुरू हो चुका है। बीजेपी की बैठक की बात करें तो आज की बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ सभी जिलाध्यक्षों को बुलाया गया था और साथ में जो जिलों की जो टीमें होती हैं उन टीमों में जो पदाधिकारी होते हैं उन सभी पदाधिकारियों की आज की बैठक में बुलाया गया था। दरअसल आज की बैठक में ये रणनीति तय की गई है कि किस तरीके से बीजेपी अपने स्तर पर मतदाता पुनरीक्षण का कार्य संपन्न कराएगी। अभियान चल रहा है, मतदाता सूची के पुनरीक्षण का विशेष अभियान है। हम लोग उसकी भी हमने तैयारी की है। वीडियो जर्नलिस्ट राम के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। दिल्ली में लोगों को सांस लेने में काफ़ी दुश्वारी आ रही है, जिसको लेकर के लगातार सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। बात अगर दिल्ली I2 की जाए तो AQI का जो स्तर है वो 275 के अभी पार है। साफ तौर पे तस्वीर आप देख सकते हैं कि दिल्ली सरकार के द्वारा लगातार AQI का स्तर कम करने के लिए जो पानी का छिड़काव है सड़कों पे वो करता हुआ नजर आना शुरू हो गया है। युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध लगातार अभियान चल रहा है और आप तस्वीर देख सकते हैं कि I2 की ये तस्वीर है जहाँ पर आपको सड़कों पर ट्रक के द्वारा लगातार जो पानी है वो सड़कों पे छिड़कता हुआ नज़र आ रहा है ताकि धूल मिट्टी या जो निर्माण कार्य चल रहे हैं जिससे वायु का जो गुणवांग दिल्ली वालों को सांस लेने में काफ़ी दुश्वारियाँ हो रही हैं। लगातार AQI का स्तर बढ़ता जा रहा है। I2 की अगर बात की जाए तो 275 AQI का स्तर है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि लगातार दिल्ली के अंदर में सड़कों पर दिल्ली सरकार के द्वारा जो पानी का छिड़काव है वो किया जाता हुआ नज़र आ रहा है। ट्रकों के द्वारा लगातार जो सड़कों पर है पानी छिड़का जा रहा है ताकि जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, धूल उड़ रही है, वो पूरी तरह से पानी से दबाई जा सके, क्योंकि दिल्ली लोगों को ख़ास तौर से
सांस लेने के अंदर में इतनी दुश्वारियां हैं कि उसका सामना करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। अगर बात बुजुर्गों की जाए तो उनको सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। बच्चों की आंखों में अभी से जलन होना शुरू हो चुकी है। देखना ये होगा कि AQI का स्तर कब तक कम होता है। हालांकि कृत्रिम बारिश भी कराई जा चुकी है, लेकिन दीपावली के बाद लगातार लोगों ने पटाखे चलाए थे। हरियाणा पंजाब में पराली जलना शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर के दिल्ली की जो आबो हवा है वो पूरी तरह से अब दूषित होती हुई नज़र आ रही है। हालांकि देखना ये होगा कब तक AQI का स्तर घटता है और दिल्ली वालों को कब तक अच्छी तरह से सांस लेने में समस्या नहीं आती है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए सरकार ने आज से नए नियम लागू कर दिए हैं। ये नियम आज से लागू हैं, यानी 1 नवंबर से। सरकार ने फैसला लिया है कि BS4 से निचले जो वाहन हैं, खासतौर से कमर्शियल वाहन जिसमें BS3, BS2 और BS1 है, उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। दिल्ली की सड़कों पर अब आपको BS1, BS2, BS3 वाले वाहन नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि लगातार दिल्ली का प्रदूषण स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर के सरकार पूरी तरह से गंभीर है। यही गंभीरता सरकार अपने मद्देनजर रखती हुई इस पर कड़ा एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। वहीं दिल्ली सरकार प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए कई तरह के फैसले भी ले चुकी है। कृत्रिम बारिश भी करा चुकी है और सड़कों पर जल छिड़काव भी करते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर अब बात BS4 की गाड़ियों की जाए तो BS4, BS5 और BS6 की गाड़ी दिल्ली के अंदर में खासतौर से आती हुई नजर आएंगी, क्योंकि दिल्ली NCR के पूरे इलाके में ज़्यादातर BS3 की जो गाड़ी हैं उनको इसलिए रोका गया है क्योंकि उनसे ज़्यादा धुआं निकलता है और प्रदूषण स्तर जो है लगातार धुआं निकलने से बढ़ जाता है। यही कारण है कि लगातार दिल्ली के अंदर में प्रदूषण की मात्रा, प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। दिल्ली सरकार इस पर अहम फैसला ले रही है। खासतौर से अगर बात की जाए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और परिवहन विभाग दोनों के द्वारा इस पर संयुक्त रूप से फैसला लिया गया है। साथ ही साथ परिवहन विभाग और पुलिस विभाग के द्वारा 23 टीमें भी बनाई गई हैं, जो खास तौर से इस बात की निगरानी रखेंगी कि 23 जो टीमें बनाई गई हैं उनका जो मेन लक्ष्य है वो ये है कि BS3, BS2 और BS1 यानी कि BS4 से निचले वाले जो वाहन हैं वो अब दिल्ली के अंदर में प्रवेश ना करें। पंजाब में पराली जलाने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं इन पराली की घटनाओं को रोकने के लिए जहां अलग अलग विभाग लगातार इसके ऊपर काम कर रहे हैं, वहीं पंजाब पुलिस भी अब इस पर जो है एक्टिव नजर आ रही है। वहीं पंजाब में अब तक 353 के करीब हॉटस्पॉट जो गांव हैं उन पर जो है पराली प्रोटेक्शन फोर्स जो है वो तैनात की गई है। लगातार ये जो पराली प्रोटेक्शन फोर्स है वो लगातार ध्यान रख रही है, जिसमें करीब 1700 के करीब जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। हालांकि ये जो हॉटस्पॉट गांव हैं इनमें बात की जाए तो पंजाब के अलग अलग जिले शामिल हैं, जिसमें गुरदासपुर की बात की जाए, अमृतसर, तरनतारन, बठिंडा, लुधियाना, संगरूर, बरनाला, ऐसे बहुत सारे जिले हैं जिसके ऊपर लगातार जो है वो ध्यान रखा जा रहा है। वहीं जिस तरह के साथ पराली जलाने के हालांकि मामले बढ़ रहे हैं उसके ऊपर सख्ती के साथ जो है अलग अलग किसानों के ऊपर भी नजर रखी जा रही है और वहीं किसानों को अपील भी की जा रही है कि किसान पराली को आग ना लगाएं। जिस तरह के साथ हालांकि पराली के मामले सामने आ रहे हैं, केस की बात की जाए तो अब तक करीब 430 के करीब इस सीजन में जो FIR हैं वो दर्ज की जा चुकी हैं, जिसमें सबसे ज्यादा FIR तरनतारन में दर्ज की जा चुकी हैं। 98 के करीब जो FIR है तरनतारन में दर्ज की गई हैं। हालांकि किसानों की बात की जाए, जिस तरह के साथ पंजाब में बहुत सारे किसान पराली को आग लगा रहे हैं, हालांकि किसान अपनी मजबूरी बता रहे हैं, लेकिन प्रशासन की बात की जाए या पंजाब सरकार की बात की जाए तो पंजाब सरकार और प्रशासन लगातार पराली जलाने के जो मामले सामने आ रहे हैं उसके ऊपर लगातार किसानों के ऊपर कार्रवाई कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल शर्मा के साथ पंकज मल्ली, अमृतसर। राजस्थान में बस संचालकों और परिवहन विभाग के बीच में चल रही खींचतान का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जो स्लीपर बस एसोसिएशन है उन्होंने बसों का संचालन पूरी तरह से बंद कर दिया। इसका मतलब यह है कि राजस्थान में 8000 से ज़्यादा बसें आज के समय में नहीं चल रही है, जो कि दूसरे राज्यों में जाती है या वहाँ से यात्रियों को लेकर आती है। और उसके बाद में जो बस एसोसिएशन के जो पदाधिकारियों के आह्वान पर हड़ताल की गई है, उसके बाद में खाली मैदान का नजारा
नज़ारा देख सकते हैं कि पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि इस तादाद में स्लीपर बसें मैदान में खड़ी हुई है। कोई भी यहाँ से हिलने को तैयार नहीं है जब तक कि हड़ताल ख़त्म नहीं हो जाती। जो भी स्लीपर एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक विभाग से उनकी सकारात्मक बातचीत नहीं हो जाती तब तक वो हड़ताल को ख़त्म करने का फैसला नहीं लेंगे। कई खामियां नहीं हैं, फिर भी खामियां निकाल करके जो बस संचालक हैं उनको परेशान किया जा रहा है और इसी के चलते ये हड़ताल की गई है। प्रशासन हमारे को बताया वो कमी हमने पूरी कर ली, उसके बाद भी गाड़ियों को बंद कर रहे हैं और हमारे को बोल रहे हैं कि हर गाड़ी के 4 वो होने चाहिए संकट द्वार। 4 संकट द्वार अगर होंगे तो गाड़ी के अंदर जब आरटीओ 52 सीटर पास कर रहा है तो प्रशासन आरटीओ उस गाड़ी के अंदर 52 सीटें डाल के दिखा दो हमारे को कि इस गाड़ी में 52 सीटर आ जाएंगी। 4 संकट द्वार निकालने के बाद उस गाड़ी के अंदर 35 सीटें बचती हैं और आरटीओ उस गाड़ी को 52 सीटर में पास कर रहा है। हाई ब्रिगेडियर लगवा दिए हैं गाड़ियों में 2-2 3-3 जगह, हर शीशे के साथ में हथौड़ी लगवा दी है। उसके बाद भी हमारी गाड़ियों को बंद कर रहा है। जो आरटीओ प्रशासन को जो माल दे रहे हैं वो गाड़ी ऑन द स्पॉट ऑनलाइन रोड पे बग रही हैं, उनको प्रशासन कोई भी तरीके से बंद नहीं कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू के साथ मैं शरद पुरोहित, जयपुर। राजस्थान में जो प्राइवेट स्लीपर बस एसोसिएशन है उसके आह्वान पे पूरे राजस्थान में जो बसें हैं वो फ़िलहाल बंद है। 8000 से ज़्यादा जो बसें हैं बंद है। लाखों लोगों को परेशानियां राजस्थान में हो रही है। लेकिन अगर सरकारी बसों की बात करें तो जो प्राइवेट एसोसिएशन है उनके आरोप हैं कि सरकारी बसों पर कार्रवाइयाँ नहीं होती है, उनमें भी नियमों की पालना नहीं होती है। और यहाँ पर आकर अगर कारखाने में बात की जाए तो देखते हैं तो इसमें सच्चाई भी मिलती है कि जो रोडवेज की जो बसें हैं, राजस्थान सरकार की जो बसें चलती है उसके अंदर आप देखेंगे तो पीछे इमरजेंसी गेट का कोई रास्ता नहीं बनाया गया है, क्योंकि जो नियम है वो कहते हैं कि 4 इमरजेंसी रास्ते बस के अंदर होने चाहिए। लेकिन इस तरह की जो स्लीपर बसें हैं उनमें देखने को नहीं मिलता है। अगर इनमें किसी तरह के रास्ते हैं इमरजेंसी के तो पूरी बस में सिर्फ एक रास्ता देखने को मिलता है जो साइड के अंदर है, यानी कि जो बस है उसके राइट साइड में जो है वहाँ पीछे की तरफ एक इमरजेंसी रास्ता देखने को मिलता है। ये तमाम जो बसें हैं RSRTC की, उन सब बसों के अंदर ये रास्ता यहाँ पर रहता है। इसमें जो नियम है उसमें ये बताया गया है कि जो चेसिस है नीचे का, चेसिस की हाइट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन बसों में भी अगर आप देखते हैं तो चेसिस के ऊपर हाइट को बढ़ाया जाता है, यानी कि ये भी नियम के विरुद्ध है कि चेसिस के ऊपर हाइट को बस का बढ़ा देना। इसके ऊपर भी कार्रवाई जो RTO है उनकी विभाग की ओर से की जाती है, लेकिन सरकारी बसों में ये नहीं देखा जाता है। और यही गुस्सा है जिसकी वजह से राजस्थान में फ़िलहाल हड़ताल चल रही है प्राइवेट जो यूनियन है उनकी ओर से। और उनका यही कहना है कि जब तक सरकार का रवैया, भले ही सरकारी बसें हों प्राइवेट बसें हों, उनके लिए एक जैसा नहीं हो जाता, या जो जांच चल रही है, सख्ती की जा रही है विभाग की ओर से, उस सख्ती में समय नहीं दिया जाता उनको सही करवाने के लिए 3 से 4 महीने का, तब तक ये हड़ताल फिलहाल ऐसे ही जारी रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट राजू के साथ मैं शरद पुरोहित, जयपुर। अयोध्या की ऐतिहासिक और प्राचीन पंचकोसी परिक्रमा इस समय चरम पर है। आप देख सकते हैं ये पंचकोसी परिक्रमा पथ है जहां पर श्रद्धालुओं का उत्साह गजब का है। मौसम खुला हुआ है, हालांकि बल्दी जरूर है, बीच बीच में धूप खुल जा रही है, लेकिन जो परिक्रमार्थी हैं वो अपने पथ पर चलते जा रहे हैं। मानता है कि अयोध्या धाम की शास्त्रीय सीमा जो 5 कोस की है वो लगभग 15 किलोमीटर की परिक्रमा चल रही है। यहाँ पर चाहे नौजवान हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, सभी परिक्रमा कर रहे हैं। एक बुजुर्ग अपने पुत्र को कंधे पे बिठाकर परिक्रमा करवा रहा है, तो चाहे जवान हो, नौजवान हो, कुछ जवान ऐसे हैं जो परिक्रमा पथ पर लेट के परिक्रमा कर रहे हैं। उनका आस्था है, उनकी पुण्य है कि वो पुण्य कमा रहे हैं। आस्था के पथ पर लाखों श्रद्धालु जो है इस समय परिक्रमा पथ पर कर रहे हैं। तो मिला के गजब की भीड़ है, उत्साह है, पूरी अयोध्या राममय है और राम नारों के बीच जो है ये परिक्रमा पूरी हो रही है। राम के नाम जयकार घोष हो रहा है और परिक्रमा लोग अपनी पूरी कर रहे हैं। जो लोग जहाँ से परिक्रमा शुरू करते हैं वहीं पर परिक्रमा समाप्त कर रहे हैं। कुल मिला के पंचकोसी जो शास्त्रीय सीमा है 15 किलोमीटर की, वहाँ पर लोग परिक्रमा कर रहे हैं। अगर बात करें हम सुरक्षा की तो CCTV और ड्रोन कैमरे से इसकी सुरक्षा की जा रही है। कंट्रोल रूम में बैठे उच्च अधिकारी इसकी निगरानी कर रहे हैं।
उच्च अधिकारी जो भी हों, चाहे लखनऊ के एडीजी जोन सुजीत पांडे हों, आईजी प्रवीण कुमार हो, एसएसपी, डीएम, कमिश्नर, सभी लोग कंट्रोल में बैठकर प्रतिमा पथ की निगरानी कर रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को कृपा कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई दिक्कत होती है तो वहाँ तुरंत जो है उनको सुविधा मुहैया करा जाए। केबी शुक्ला, न्यूज स्टेट, अयोध्या। महाभारत कालीन गढ़गंगा कार्तिक मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु रोजाना पहुंच रहे हैं। संभावना जताई जा रही है कि करीब मेले के दौरान 30 से 40 लाख श्रद्धालु जनपद हापुड़, एनसीआर और आसपास के राज्यों से गंगा कार्तिक मेले में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचेंगे। उस दिन पितरों के लिए दीपदान भी होते हैं और दीपदान करने के लिए आसपास के राज्यों से लाखों श्रद्धालु आते हैं। हम यहाँ पर गंगा कार्तिक मेले में गंगा घाट पर मौजूद हैं। आप मेरे आसपास देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भारी संख्या में श्रद्धालु हैं वो गंगा स्नान कर रहे हैं, गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 5 तारीख को गंगा स्नान है और 5 तारीख तक संभावना जताई जा रही है कि करीब 40 लाख श्रद्धालु यहाँ पर गंगा स्नान करने के लिए पहुँचेंगे। मेले को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरे तरीके से सख्त है और पुलिस प्रशासन यहाँ पर सारी व्यवस्था को देख रहा है। डीएमएसपी ने यहाँ पर डेरा डाला हुआ है। जैसे पिछले कई 100 साल पहले लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा था, साधु के वेश में लोग आते थे, बताते थे कि आपके घरों में गड़ा धन मौजूद है। आज इस भागदौड़ की दुनिया में जो डिजिटल जमाना है, आज भी लोग वैसे ठगों के चक्कर में फंसते न। हमारे साथ एक युवा आए हैं, ये बताएंगे कि आखिर कैसे ठगी का शिकार हो गए। मेरी दुकान नहर कोठे पे खुली हुई। अच्छा। सुल्तानपुर रोड पे। मैंने जो है एक प्रताप नाम के आदमी थे, तो वो जो है हमारे पास बैठते थे। मेरी माता राम की तबीयत खराब रहती थी। फिर उसके बाद जो माता राम की तबीयत का बताया तो वो बोले कि बाबा हैं, चलो दिखा देते हैं। दिखा देते तो ये जो है हमारे पास साथ लेके गए। फिर उसके बाद पूजा पाठ करवाने के बाद सब हुआ। फिर उसके बाद जो है कहन कि तुम्हारे यहाँ इसकी वजह से दिक्कत होती, तुम्हारे यहाँ गड़ा धन है, इसकी वजह से दिक्कत होती। तो हम कहे भैया खोद लो, क्या करना है, तुम्हारे भी भला हो जाएगा, हमारा भी भला हो जाएगा। कहने ऐसे थोड़ी हो जाएगा। तो हम कहने जब पूजा कर लिए मेरे ऊपर से, वो माता के ऊपर से करने के बाद फिर धीरे धीरे उसके बाद धीरे धीरे करने लगे। वो कहने लगे कि जो है इसमें खर्चा लगेगा, धन है, आपके द्वारा हमें फंसाएगा ये जो बाबा ने, तो हमें अपनी दुकान से मतलब रखते थे भैया। ऊबर को राम प्रताप पासी वो मार दिया, जो मुझे मिलाया था, वही मार दिया 2 तारीख को। उनके घर आते जाते थे, तिलक बरीक्षा। किसको मार दिया? हमें मार दिया 2 अक्टूबर को। अच्छा। मारने के बाद फिर धीरे धीरे करके मतलब मारपीट की हमारे साथ। हमने नहीं मारा, फिर एप्लीकेशन दिया थाने में, बताना चाहा लेकिन कोई हमारा वहाँ सुना नहीं। ये कैसे मिला आपको ये धन? ये हमारे घर पे वो बाबा लोग पूजा करके हमें पैसा लेके ये खोद दिया कि तुम्हारा धन है, तुम वहाँ पे रखो, इसे पुनवासी पूजा होगा। अच्छा। ये सब हमारे साथ फ्रॉड हुआ। कितने रुपए लिए? 4 लाख रुपए। अमरेश पटेल, न्यूज स्टेट, रायबरेली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।